हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो जो है वो है आपकी एज आई ले डाइंग के बारे में। तो ये जो वर्क है ये वर्क है आपका विलियम कथबर्ड फॉकनर का। विलियम कथबर्ड फॉकनर आपका यूपी पीजीटी का एक राइटर है, जो कि हम आज इस वीडियो में जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम किसी भी वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें अगर मैं बात करूं तो उसमें पहली चीज़ जो है वो है कि आपका राइटर का बैकग्राउंड और जो वर्क है उसका बैकग्राउंड, और साथ में वर्क की समरी और कैरेक्टर, इन चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर यूजीसी नेट की बात करें तो थीम्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। विलियम कथबर्ड फॉकनर, तो पहला क्वेश्चन तो इसी से बन जाएगा आपका कि जो विलियम फॉकनर है इनका पूरा नाम क्या है, कंप्लीट नेम क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी में, चाहे वो केवीएस एनवीएस या स्टेट के क्वेश्चन हो, उसमें पूछे जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1897 में हुआ था एंड ही डाइड ऑन इन 1962 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज एन अमेरिकन राइटर। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है यहाँ पे कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, किस कंट्री से बिलोंग करते थे। सो ही वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड ही इज नोन फॉर हिज नॉवेल्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाता है यहाँ पर, उन्होंने भी, जैसे अगर हम देखें, बहुत सारे राइटर्स इंग्लिश में ऐसे हैं जो कि फिक्शनल प्लेसेस के बारे में लिखते हैं। थॉमस हार्डी का वसेक्स नॉवेल्स तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि उन्होंने भी एक फिक्शनल जो जगह है उसका क्रिएशन किया था। तो वो फिक्शनल जो जगह है उसका नाम है योकना पटावफा काउंटी। अगर आपको काउंटी नहीं पता तो काउंटी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्रिटेन का या अमेरिकन जो प्लेसेस हैं वहाँ पर एक जो सेल्फ गवर्न प्लेसेस होते हैं उन्हें काउंटी बोला जाता है। उस रीजन को उनकी अपनी एक गवर्नमेंट होती है। तो योकना पटावाफा काउंटी एक जगह का नाम, और उसका जो अगर हम कहें कि जो ओरिजिनल जगह है उसका नाम है आपका लैफ्यूटे काउंटी, मिसिसिपी। तो मिसिसिपी में ये जगह है वेयर फॉकनर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड ही इज ऑल्सो नोबेल प्राइज लॉरेट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 62 में उनकी डेथ हुई थी एंड उस टाइम उनकी जो एज थी वो थी आपकी 64 ईयर्स। नोटेबल अवार्ड्स की बात करें तो पहला है आपका नोबेल प्राइज। आगे हम समरी और कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। और मुझे लगता है कि जो एक सिंगल सिंगल वर्क करके हम राइटर्स के अगर 50 to 60 वर्क्स कर लेते हैं प्रॉपरली चैनल पे, तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे बनेंगे और इसी तरह से आपको स्टडी करना चाहिए। अगर आप कोर्स भी लेना चाहते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी, या आप उत्तराखंड एलटी और लेक्चर के कोर्सेज लेना चाहते हैं, यूजीसी नेट के कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1949 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। पुलित्जर प्राइज जो मिला था उन्हें, वो मिला था आपका 1955 एंड 1963। और नेशनल बुक अवार्ड की अगर हम बात करें तो 1951 एंड 1955। हिज स्पाउस वाज एस्टेले ओल्डम। ये मैरिज, ही गॉट मैरिड इन 1929। कुछ उनके अगर हम वर्क, सिलेक्टेड वर्क की बात करें जिनको हम धीरे धीरे आगे डिस्कशन करेंगे, तो उसमें है आपका दिस साउंड एंड द फ्यूरी। आज थोड़ा सा आपको साउंड इसका उतना प्रॉपर नहीं मिलेगा क्योंकि एक्चुअल में जो माइक है वो ठीक नहीं है और डायरेक्टली फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग कंटेंट पे फोकस कीजिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो पहला वर्क है आपका दिस साउंड एंड द फ्यूरी 1929, एज आई ले डाइंग 1930। तो अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये मॉडर्निज्म का पीरियड आप लोगों को याद आ रहा होगा। पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया था चैनल पे। नेक्स्ट जो वर्क है वो है आपका लाइट इन अगस्त 1932, एप्सलम एप्सलम 1936 एंड द वाइल्ड पाम्स 1939। गो डाउन मॉसेस ये आपका 1942 में पब्लिश हुआ था एंड द रिवर्स ये हुआ आपका पब्लिश 1962 में। अब बात करते हैं एज आई ले डाइंग की।
तो बैकग्राउंड की बात करें तो ये एज आई ले डाइंग इज द 1930 सदर्न गॉथिक नॉवल बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर। तो दो तीन चीज़ें आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ कि 1930, अब 1930 हर वर्क के साथ में उसे अटैच कर दीजिए उसका ईयर, जिससे कि आपको याद रहे। जैसे कि एज आई ले 30 डाइंग या एज आई ले डाइंग 30, कि जो 30 की एज है उसमें डेथ हो रही है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि ये 30 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। तो यही एक शॉर्टकट तरीका है जल्दी याद करने का, चीज़ों को उनको एसोसिएट कर दीजिए किसी चीज़ से। सदर्न गॉथिक नॉवल, तो दूसरी चीज़ है कि ये जो वर्क है ये आपका गॉथिक नॉवल है। गॉथिक नॉवल में डार्क चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे डार्क कॉमेडी, या हम कहें कि एक डरावना एक माहौल होता है शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो। और अमेरिकन ऑथर है विलियम फॉकनर, इसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। एंड दिस इज फॉकनर्स फिफ्थ नॉवल, ये फिफ्थ नॉवल है उनका, एंड इट इज़ कॉन्स्टेंटली रैंक्ड अमंग द बेस्ट नॉवेल्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। यहाँ से आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, द टाइटल डिराइव्स फ्रॉम बुक 11th ऑफ होमर्स ओडिसी। तो जो टाइटल लिया गया है वो होमर की ओडिसी से लिया गया है, जिसको ट्रांसलेट किया गया था विलियम मॉरिस के द्वारा 1925 में। हियर the we will just read the line. As I lay dying, the woman with the dog's eyes would not close my eyes as I descended into Hades. तो ये जो लाइन है आपकी, अगर ये लाइन पूछी जाए तो ये आपकी कहाँ से ली गई है? ये आपकी होमर की ओडिसी वर्क से लिया गया है। और इसमें एक क्वेश्चन और आप लोगों का यहाँ से है कि जो एगामेमनन है वो ओडिसियस से ये कहता है, ये जो लाइन है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आप लोग एगामेमनन को लिख सकते हैं, ये कहता है ओडिसियस के लिए ये पूरी लाइन। अब जेनर की बात करें कि जेनर कौन सा है, तो ये आपका मॉडर्निस्ट वर्क है, सदर्न गॉथिक फिक्शन है, और ये एक तरह से ब्लैक कॉमेडी है। द नॉवल यूजेस अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग टेक्निक, मल्टीपल नैरेटिव्स एंड वेरिंग चैप्टर्स लेंथ। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और है कि इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि आपका मॉडर्निस्ट इंग्लिश लिटरेचर का एक क्वालिटी है कि उसी में हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। बैकग्राउंड ऑफ नॉवल की बात करें तो फॉकनर सेड दैट ही रोट द नॉवल फ्रॉम मिडनाइट टू 4 AM ओवर द कोर्स ऑफ 6 weeks एंड दैट ही डिड नॉट चेंज अ वर्ड। उन्होंने इसे 6 weeks में लिखा था। एंड फॉकनर रोट इट वाइल वर्किंग एट अ पावर प्लांट, वो उस टाइम में पावर प्लांट में काम कर रहे थे। थॉरो आउट द नॉवल फॉकनर प्रेजेंट्स 15 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि 15, ये इंपॉर्टेंट है इस वर्क के बारे में, 15 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू वो बताता है। तो पूछा जा सकता है कितने पॉइंट्स ऑफ व्यू बताए गए हैं इसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स। अब आ जाते हैं हम कैरेक्टर्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश लिटरेचर में। और कैरेक्टर्स के नाम याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर हमने उस वर्क को बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए हम समरी डिस्कस करेंगे और स्टोरी को मैं आप लोगों के माइंड में डालने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स गो अहेड। तो कैरेक्टर्स, एडी बर्नडन। तो यहाँ पे एक बर्नडन फैमिली है, और बर्नडन फैमिली में आप लोग देखेंगे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पहला, जिसकी डेथ के ऑल अराउंड ये पूरी स्टोरी चलती है, वो है आपका एडी बर्नडन। एडी इज द वाइफ ऑफ आंसे एंड द मदर ऑफ कैश, डाल, जूविल एंड ड्यूई, डेल एंड वार्डमन। तो यहाँ पे एडी जो है वो किसकी वाइफ है? आपकी आंसे की वाइफ है, और इसके 5 बच्चे हैं। शी हैज 5 kids, children, कैश, डाल, ड्यूवी, जेवल एंड ड्यूवी, डेल एंड वार्डमन। तो ये उसके 5 बच्चे हैं। इसमें से जो उसका हस्बैंड है उसका है आंसे बर्नडन। तो आंसे इज एडीज हस्बैंड एंड लेटर विडोवर, क्योंकि जो एडी है उसकी डेथ हो जाती है। ही इज द फादर ऑफ ऑल चिल्ड्रन बट जोवेल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये बच्चे हैं पूरे, ये सभी आंसे बर्नडन के हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो जोवेल जो है वो जेवल उसका बेटा नहीं है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। कैश बर्नडन, कैश इज अ स्किल्ड एंड हेल्पफुल कारपेंटर एंड द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली। यहाँ पे जो कैश है वो सबसे बड़ा बेटा है,
और साथ में वो कारपेंटर भी है। कारपेंटर होने के साथ में ही वो जो एडी का कॉफिन है वही कॉफिन वही कॉफिन को बनाता है। इन हिज लेट 20s ही बिल्ड्स एडीज कॉफिन। वो अपना लेट 20s में है। Throughout the novel, he builds an attachment to his tools and proves to be heroic, but to a fault. डाल बर्डन, यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका कैरेक्टर है वो है आपका डाल बर्डन। ये आपका सेकंड एल्डेस्ट है, एल्डेस्ट ऑफ एडीज चिल्ड्रन। डाल इज अबाउट 2 years यंगर देन कैश, और वो क्या है, कैश से 2 साल छोटा है। डाल इज द मोस्ट आर्टिकुलर कैरेक्टर। यहाँ पे अगर बात करें कि सबसे ज्यादा इसमें बात कौन करता है, सबसे ज्यादा ओपिनियन अपने कौन देता है, वो है आपका डाल। वो 19 चैप्टर्स को क्या करता है, नरेट करता है। टोटल कितने चैप्टर है इसमें, 59 चैप्टर्स है। ये इंपॉर्टेंट है इस वर्क के बारे में। मच ऑफ द प्लॉट इज फ्यूल्ड एंड नरेटेड बाय डाल एज थ्रूआउट द बुक ही डिसेंडेड इनटू इंसैनिटी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, जेविल बंडल। जेविल के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे बच्चे जो हैं वो आंसर के हैं, बट यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि जेविल का, तो जेविल जो है वो एक्चुअली ही इज द थर्ड ऑफ बंडन फैमिली एंड अराउंड 19 years का है। हाफ ब्रदर ऑफ द अदर चिल्ड्रन एंड द फेवरेट ऑफ एडी। ही इज द इलिजिटिमेट सन ऑफ एडी एंड रेवरेंट विटफील्ड। तो ये रेवरेंट विटफील्ड के साथ में उसका बच्चा है एडी का। नो वन अदर देन एडी सीम्स टू नो दिस। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी को ये बात पता नहीं है, सिर्फ एडी को पता है। अब ड्यूवी डेल बर्डन के बारे में बात करें तो ड्यूवी डेल इज द ओनली डॉटर ऑफ आंसे एंड एंडी बर्डन। उनकी एक डॉटर भी है जिसका नाम क्या है आपका ड्यूवी डेल। एट 17 year old शी इज द सेकेंड यंगेस्ट ऑफ द बर्डन चिल्ड्रन। वो सेकेंड यंगेस्ट चिल्ड्रन है। शी वॉज इम्प्रेगनेटेड बाय लेफ। एक लड़का है लेफ, वो उसे इम्प्रेगनेंट कर देता है। एंड एज द फैमिली जर्नीज टू जेफरसन। और ये जेफरसन एक्चुअली एक जगह है जहाँ पे कि एडी बोलती है कि मेरे मरने के बाद मुझे वहाँ पर बरी किया जाए। एंड शी अनसक्सेसफुली सीक्स एन अबॉर्शन। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे स्टोरी के बीच में। जो वर्धमन बंडन है, वर्धमन इज द यंगेस्ट बंडन चिल्ड्रन। वो सबसे छोटा है, समवट बिटवीन 7 to 10 year old। उसके बाद आ जाते हैं वर्नन टेल के बारे में। ये उनका वर्नन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ बंडन्स। वो उनका फ्रेंड है और पड़ोसी भी है। ही इज विद एडी एट हर डेथ। और जब एडी की डेथ होती है, पूरी मैंने स्टोरी आपको बोली है कि जो स्टोरी है वो आपका एडी की डेथ पर है। नेक्स्ट है आपका कोरा टेल। कोरा इज द वाइफ ऑफ वर्नन टल। जो वर्नन टल है उसकी वाइफ है, जो अभी हमने देखा था ऊपर। वो फैमिली का अच्छा दोस्त है। नेक्स्ट है आपका यूला टल। ये कोरा एंड वर्नन्स डॉटर। एंड केट टल, ये भी कोरा एंड वर्नन की जो नेक्स्ट डॉटर है वो है। अब आता है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, वो है आपका पीबडी। तो पीबडी कौन है, हु इज पीबडी? पीबडी इज द बंडन्स डॉक्टर। ही नरेट्स 2 chapter इन द बुक। तो ये भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत टफ हो जाते हैं आंसर देना कि जो पीबडी है वो कितने चैप्टर यहाँ पर नरेट करता है। तो पीबडी जो है वो आपके 2 chapter नरेट करता है। आंसर सेंड्स हिम फॉर शॉर्टली बिफोर एडिस डेथ। टू लेट फॉर पीबडी टू डू एनीथिंग मोर देन टू वॉच एडी डाई। आंसर जो है वो डॉक्टर को लेके आता है पीबडी को, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक व्हेन ही इज वर्किंग ऑन कैश's लेग। जो कैश उनका बेटा है, उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है बाद में, और पीबडी उसको क्या करता है, हेल्प करता है। डॉक्टर पीबडी इज ऑल्सो रिकरिंग कैरेक्टर इन योकना पटाउफा काउंटी यूनिवर्स। तो आपको योकना पटाउफा याद हो ही गया होगा अभी तक कि जो फॉकनर है उन्होंने एक फिक्शनल एक प्लेस बनाया है अपनी स्टोरी के लिए। अब आ जाते हैं लेफ। लेफ के बारे में आप लोगों को याद होगा कि ऊपर हमने ड्यूवी डेल के बारे में पढ़ा था। एंड लेफ इज अ फार्मर। वो फार्मर है हु हैज इम्प्रेग्नेटेड ड्यूवी डेल एंड गिवन हर $10 टू गेट एन अबॉर्शन। वो उसको ये $10 दे देता है। तो ये भी आपका बाद में इंपॉर्टेंट हो जाता है, $10। बाद में आप देखेंगे कि स्टोरी में $10 की भी स्टोरी है।
कि ये इम्पोर्टेंट है लास्ट में, तो ध्यान रखिए कि कितने डॉलर दिए थे लेफ ने उसको प्रेग्नेंट करने के बाद अबॉर्शन के लिए। $10 दिए थे। रेवरेंड Whitfield is local minister with whom Eddie had an affair resulting the birth of Jewel। और मैंने ऊपर बता ही दिया आप लोगों को कि जो जेबल है वो उनका अपना बेटा नहीं है एडी का, मीन्स आंसे के साथ में, विटफील्ड के साथ में वो इलिजिटिमेट चाइल्ड है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। सैमसन जो है कैरेक्टर, सैमसन इज अ लोकल फार्मर हु लेट्स बर्डन फैमिली स्टे विद हिम द फर्स्ट नाइट ऑन देयर जर्नी टू जेफरसन। पहली जो नाइट वो बिताते हैं वो सैमसन के साथ में ही बिताते हैं जब वो जेफरसन की तरफ जा रहे हैं। जेफरसन मैंने अभी आपको बताया, बार बार आपको चीज़ों को रिपीटेशन में मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको वीडियो खत्म होने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएं। हर वीडियो में आप लोग यही देखेंगे कि मैं रिपीटेशन इसलिए करवाता हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि क्यों हम इस चीज़ को इतनी बार रिपीट कर रहे हैं। अगर 30 मिनट की वीडियो है तो 30 मिनट की वीडियो देखते देखते आपको लगभग 60% इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए और आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े, ये मेरी कोशिश रहती है। तो जेफरसन मैंने आप लोगों को फिर से बताया कि जेफरसन वो जगह है जहाँ पे एडी ने विश किया था कि मेरे को वहाँ पर बरी किया जाए, दफनाया जाए। सैमसन्स वाइफ रेचल इज डिस्गस्टेड विद द वे द फैमिली इज ट्रीटिंग एडी बाय ड्रैगिंग हर कॉफिन थ्रूआउट द कंट्री साइड। अब सैमसन की वाइफ है रेचल। रेचल क्या है कि इस बात से डिस्गस्टेड फील कर रही है कि पूरी फैमिली एडी की बॉडी को इतनी दूर लेके आई है, बट कहीं ना कहीं फैमिली एडी को उतना दूर जेफरसन ले जा रही है, उसका रीज़न ये है कि एडी की बात वो एडी की ये विश थी कि मुझे मरने के बाद जेफरसन ले जाया जाए। और नैरेटर की बात करें तो मैकगाउन हो गया, मॉसले हो गया और आर्मस्टेड हो गया, तो ये आपके बाकी छोटे कैरेक्टर हैं इसमें। अब हम इसमें समरी देखेंगे। ध्यान दीजिए कि जो बुक है वो इट इज नरेटेड बाय 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स ओवर 59 चैप्टर्स। 59 चैप्टर्स हैं और 15 इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। इट इज द स्टोरी ऑफ डेथ ऑफ एडी बर्डन एंड हर पुअर रूरल फैमिली क्वेस्ट एंड मोटिवेशन, noble or selfish, to honor her wish to be buried in her hometown of Jefferson, Mississippi। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो एडी बर्डन है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, बट उसकी विश है कि उसे जेफरसन मिसिसिपी में ही क्या किया जाए, बरी किया जाए। सो दे आर गोइंग देयर। बहुत बार बता चुका हूँ, जेफरसन प्लेस का नाम है, आप लोगों को अभी तक याद हो जाना चाहिए, और एडी का नाम तो याद हो ही गया होगा। इन द नॉवेल्स फर्स्ट चैप्टर एडी इज अलाइव बट इज इन इल हेल्थ। जब नॉवल शुरू होती है फर्स्ट चैप्टर में, मैंने आपको बताया कि इसमें 15 कैरेक्टर्स बात करते हैं, 59 इसमें कैरेक्टर्स हैं। 15 कैरेक्टर्स हैं जो नैरेट करेंगे और इसमें कितने 59 चैप्टर्स हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एडी क्या है, जिंदा है, शी इज अलाइव बट इज इन इल हेल्थ, उसकी हेल्थ खराब है। शी एक्सपेक्ट्स टू डाई सून एंड सिट्स एट विंडो वॉचिंग एट हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड कैश बिल्ड्स अ कॉफिन। तो जो सबसे बड़ा लड़का है उसे वो देख रही है, एंड शी इज सिटिंग ऑन विंडो, विंडो के एट अ विंडो, एंड नाउ शी एक्सपेक्ट्स टू डाई सून। बहुत जल्दी उसे लगता है कि अब वो मर जाएगी। Anse Eddie's husband waits on porch while their daughter Dewey Dell fends her mother in the July heat। जो ड्यूवी डेल है वो क्या कर रही है, अपनी मदर को फैन कर रही है। तो एंड जो आंसे है वो पोर्च पर बैठा हुआ है। तो अपने दिमाग में आप स्टोरी एक बार क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर सीन बना हुआ है। द नाइट आफ्टर एडी डाइज अ हैवी रेन स्टॉर्म सेट्स इन, rivers rise and wash out bridges that the family will need to cross to get to Jefferson। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उस दिन बहुत ज़्यादा रेन स्टॉर्म होता है और जो रिवर्स हैं वो राइज पे हैं और पूरे जो ब्रिजेस हैं वो टूट गए हैं। इसका बाद में स्टोरी से कनेक्शन है, इसलिए आप लोग याद रखिए कि उस दिन बारिश हुई थी और ब्रिजेस टूट गए थे। The family trek by wagon begins with Eddie's non-embalmed body in the coffin। और एडी क्योंकि वो पुअर लोग हैं, गरीब हैं, तो उसकी जो डेड बॉडी है उस पर कोई इम्बाम नहीं हुआ है, उसको उन्होंने वैगन में रखा और चल दिए हैं जेफरसन की ओर। Along the way, Anse and the 5 children encounters various difficulties। जब वो जा रहे हैं जेफरसन की तरफ तो पूरी फैमिली को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं।
Stubborn Anse frequently rejects any offers of assistance, including meals or lodging. So at times the family goes hungry and sleeps in barns. यहाँ पे एक जगह का है बांस, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए कि बांस जो होता है वो एक जगह जहाँ पे कि बड़ा सा एक कमरा बना दिया जाता है जहाँ भूसा वगैरह जमा करते हैं फार्मर लोग, उसको बांस बोला जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आग लगने का एक केस होता है, उसके बारे में स्टोरी में है, तो आप थोड़ा सा कनेक्शन बना के चलिए, थोड़ा सा दिमाग में बिठाइए कि जो बांस है वो क्या होता है, भूसा भरा हुआ बड़ा घर। At other times, he refuses to accepts loan from people, claiming to wishes to be beholden to no man, thus manipulating the would-be lender into giving him charity as a gift not to be repaid. तो बाद में जो आंसे है वो क्या नहीं कर रहा, कोई भी पैसा कोई भी हेल्प नहीं ले रहा है, लेकिन जो लोग उसको हेल्प कर रहे हैं उसे वो एज ए चैरिटी क्या कर लेता है, ले लेता है, जिससे कि उसे वो दोबारा वापस ना देना पड़े। अब आ जाती है बात जेवल की। जेवल जेवल जो है एडीज मिडिल चाइल्ड ट्राइज टू लीव his dysfunctional family after Anse sells Joel's most prized possession, his horse. Yet Jewel cannot turn his back on them through the tribulation of the journey to Jefferson. यहाँ पे जेवल जो है वो थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि उसका जो घोड़ा है उसे आंसे ने बेच दिया है, उसके फादर ने, बट फिर भी वो उनसे जुड़ा रहता है। कैश ब्रेक्स अ लेग एंड वाइंड्स अप राइडिंग अटॉप द कॉफिन। जो कैश है वो अपना जो पैर है वो क्या हो जाता है, उसका टूट जाता है। He stoically refuses to admit to any discomfort, but the family eventually puts a makeshift cast of concrete on his leg. तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो लेकिन वो साथ में चल रहा है। ट्वाइस द फैमिली ऑलमोस्ट लूजेज एडीज कॉफिन फर्स्ट। अब यहाँ पे दो बार एडी का जो कॉफिन है वो खोते खोते बचा, या हम कहें टूटते टूटते बचा। तो पहला जो था क्रॉसिंग अ रिवर ऑन अ वॉश्ड आउट ब्रिज। जो वॉश्ड आउट ब्रिज था क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जो मैंने ऊपर कहा था, मैंने कहा था कनेक्शन है इसका स्टोरी से बाद में। तो एक तो रिवर बहुत ज़्यादा पानी था और वॉश्ड आउट ब्रिज की वजह से वहाँ पर वो खोने वाले थे उसका कॉफिन। और यहाँ पर क्या होता है, दे लॉस्ट देयर टू म्यूल्स। And the second, when fire of suspicious origin starts in the barn where the coffin is being stored for a night. रात को जो barn होता है, जो जगह है, आग लगने के कारण वो खोने वाले हैं उसे। After 9 days, the family finally arrives in the Jefferson. और 9 दिन बाद वो जेफरसन पहुंच जाते हैं, where the stench from the coffin is quickly smelled by the townspeople. और बहुत, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, 9 दिन हो चुके हैं डेड बॉडी को, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इन टाउन फैमिली मेम्बर्स हैव डिफरेंट आइटम्स ऑफ बिजनेस टू टेक केयर ऑफ। कैश's ब्रोकन लेग नीड्स अटेंशन। और जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो जो कैश का जो पैर होता है वो भी बहुत बुरी तरह से अब क्या हो चुका है, उसमें उसकी जो कंडीशन ऑफ लेग है वो वर्स्ट हो चुकी है। Dewey Dell, for the second time in the novel, goes to pharmacy in an effort to obtain an abortion that she does not know how to ask for. Clerk Skid McGrown courses her into sex in exchange of abortion pills, which are just talcum powder. तो वहाँ पर भी जाके उसके साथ में प्रॉब्लम फेस करती है ड्यूवी डेल। She goes to a pharmacy. First, though, Anse wants to borrow some shovels to bury Eddie. यहाँ पे मैं आपको बहुत शॉर्ट में आप बता देता हूँ इस स्टोरी को, कि जो आंसे है वो क्या करता है, शवल से लेने के लिए जाता है, क्योंकि उन्हें अब क्या करना है, एडी को बरी करना है। नाउ व्हाट हैपन्स बिफोर दैट हैपन्स, डाल द सेकंड एल्डेस्ट थॉटफुल पोएटिक ऑब्जर्वर ऑफ द फैमिली इज सीज्ड फॉर द आर्सन ऑफ द बान। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो डाल है उसे क्या कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि उसको सीज इसलिए किया गया है क्योंकि जो बान था वहां पर जो आग लगी थी वो वही जो डाल होता है वही जाके बान में क्या करता है, आग लगा देता
Eddie only one just buried. Anse forces Juvidal to give up her money. अब जो एडी है उसको उन्होंने क्या कर लिया है, बरी कर लिया है। और यहाँ पे एक हम कहें कि अजीब सा एक किस्सा होता है कि जो ड्यूविडल है उसके पास जो पैसे मिलते हैं दिए हुए होते हैं लेफ ने, जो मैंने कहा था कितने डॉलर थे, $10 उसको दिए होते हैं। ओके, सो उसको कौन ले लेता है, एडी ले लेता है। जैसे ही उसने सॉरी आन से उन पैसों को ले लेता है एंड ही बाइज न्यू टीथ। तो उसके बाद आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि क्या उसने खरीदा, तो उसने न्यू टीथ खरीदे थे। एंड क्विकली मैरिज द वुमेन फ्रॉम होम ही बोरोड द शवल्स, और जाके वो क्या कर लेता है, उसी औरत से शादी कर लेता है जिससे कि उसने शवल्स लिए थे, फावड़े लिए थे उसको दफनाने के लिए, एडी को दफनाने के लिए। सो यहाँ स्टोरी खत्म हो जाती है आपकी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद रखना है, एक वो है आपका योगना पटावपा काउंटी। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक वर्क के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।